भारत पर आज रात से लागू होगा 50% टैरिफ। अमेरिका ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन, रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है। ये देखिए कितना बड़ा दोगलापन है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। लेकिन कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अमेरिका पूरी दुनिया में जो कहता है, राइटियसनेस की बात करता है, जो हुकूक की बात करता है, जो अधिकारों की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये देखिए कि उसका कितना बड़ा दोगलापन है। यूरेनियम वो खरीदे रूस से, लेकिन उनको हर तरह की माफी है। तेल का, रशियन तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। ये भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर टैरिफ ही लगाना है तो लगाओ ना, चाइना पे लगाओ टैरिफ। नहीं, रशिया से भारत तेल खरीदता है और ये वहां पर वॉर मशीनरी को फ्यूल कर रही है, यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया को पावर दे रही है। इस तरीके से करके 25% का ये टैरिफ जो एक्सेस, ये जुर्माने के तौर पर लगाया जा रहा है, इस तरह से कुल मिलाकर ये 50% टैरिफ के आसपास पहुंचेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी दबाव के आगे, कल ही जब आपने देखा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर दबाकर भारत से कुछ सप्रेस करके कराना चाहते हो तो भूल जाओ, ये वो भारत नहीं है। लेकिन अब ये 50% टैरिफ, उसके लिए भारत की स्ट्रैटेजी, और आप जानते हैं उससे पहले रेटिंग एजेंसी बता रही हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया भर में जहां भी इकोनॉमी की बम है उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो ये टैरिफ लगाकर असल में ये बड़ा बूमरैंग अमेरिका की तरफ खुद होगा। लेकिन फिलहाल दादागिरी का शौक है और वो कर रहे हैं। सर, ये इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इंप्लीकेशंस देखते हैं? देखिए, आप मिड टर्म में देखिएगा, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तो आपने बहुत ये कहीं न कहीं मैं मांगता हूं, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करो। शॉर्ट टर्म भगवान की देन है। मैं आपको कहता ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग जब हुआ है भारत के ऊपर इस तरह की चीजें, भारत इमर्ज होकर निकला है। और इस बार तो ऐसे हमारे सातिर तो नहीं बोलूंगा, इतने योग्य लोग बैठे हैं। एब्सोल्युटली, आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके ऊपर, ये उनका था कि आप कैसे फील करते हैं कि टैरिफ लग गया, 25% लगा था 7 अगस्त को। उन्होंने कहा, उन्होंने हंस के जवाब दिया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जयशंकर ने बोला है। और उन्होंने कहा है तेल तो हम खरीदेंगे ही, 3 लक्ष्मण रेखाएं लिखी हैं, तेल खरीदेंगे तो रशिया से खरीदेंगे और सबसे सस्ता वेनेजुएला भी शायद पहुंच जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भैया जो ये ट्रम्प साहब फिर कह रहे हैं ना, बोल दिया कि हम शायद रोक दिए वॉर को, उन्होंने कहा मंजूर ही नहीं है। तो 3 बात बोली है ना। और तीसरी बात ने बोला है कि हम खड़े हैं दीवार की तरह अपने किसानों, मछुआरों, इसके ऊपर में आप कर ही नहीं सकते। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम दीवार की तरह खड़े हैं, हमको किसी। लेकिन सर, ये दुनिया भर में तो ये देखा जा रहा है, भारत ने स्पष्ट कर दिया दबाव के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन अमेरिका एज अ नेशन और इस समय उसकी लीडरशिप, पूरी दुनिया में उसका परसेप्शन क्या बन रहा है? देखिए, पहले उनकी खुद की टीम्स जो हैं, वहाँ पर एक है डेमोक्रेसी सिक्योरिटी करके एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कि सर्वे करवाया गया। उन्होंने कहा कि 63% लोगों ने कहा कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 सर्वे में ये आया है कि जो ये टैरिफ लगा रहे हैं, 53% लोगों ने कहा कि टैरिफ गलत लगा रहे हैं और 43 ने कहा कि ठीक है, चल सकता है। लेकिन एक और जो बात सामने उभर कर आई कि 66% लोग कह रहे हैं कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये आने वाली बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। तो वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि भारत जो है उभरती शक्ति है, आप उसको बैड इकोनॉमी कैसे कह सकते हो? आपके इसका मतलब अपने जो शब्द हैं आपके, आप खुद उनके जो है उनको लोग कर रहे हो आप। तो आइए कैप्टन श्याम, आपका बड़ी देर से इंतजार हो रहा था, आप कहाँ रह गए? और अगली खबर देखिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा दावा, रूसी सेना का ज़ैपोरिज़्ह़ पर कब्जे का दावा। ये अगर आप देखें तो ये लुहांस्क, डोनेस्क के आसपास आगे ही आपको दिखाई देता। मतलब एक समझ लीजिए प्रोविंस उनका, उस पर रशिया का दावा। यूक्रेन के 10 से ज्यादा हथियार इस बीच तबाह किए गए। रूसी सेना की फायरिंग में कई पॉइंट ध्वस्त हो गए हैं। तो मतलब ये कि अगर ये लग ये रहा है कैप्टन श्याम कि अगर ये युद्ध और खिंचता रहा तो पूरा यूक्रेन ही कहीं रशिया का ना हो जाए एक दिन। देखिए, जो रशिया कह रहा है वो उसके हिसाब से उससे 4 रीजन्स पे अपनी पकड़ रखनी है। ये रशियन भाषी प्रदेश हैं और इसलिए वो चाहता है कि ये डॉनबस का और जो ज़ैपोरिज़्ह़ है, और ये ज़ैपोरिज़्ह़ का ही जो पार्ट है जो आप कह रहे हैं, और उसके साथ वो खेरसोन, तो उसके साथ देखिए उसके जो पोर्ट्स हैं, मारियापोल हार्बर है और अजोव सी के साथ मेडिटेरियन में उसका संबंध बनता है ब्लैक सी से। तो ये 4 रीजन पे अपनी वो पकड़ रखना चाहता है। और उसने जो सीज फायर की बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे डॉनबस के रीजन दे दो, और जहां पर भी अभी हम खेरसोन और ज़ैपोरिज़्ह़ में हैं वहां पर हम अपनी कार्रवाई रोकेंगे। तो ये धीरे सुमो को वो देने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 2022 में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो वो 6000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड वो वापस करके चला गया था। उसने सोचा हमें हार माननी, एक्चुअली उनको वो लैंड नहीं चाहिए, उसको स्कॉच अर्थ कर दिया है उसने
तो इसके ये जो जहां की जरूरत है, जहां पर पकड़ है, जहां मनोबल तोड़ना है, वही की बात करता है नहीं, मुझे ये लगता है कि यूक्रेन को अब इससे फर्क पड़ेगा कि उसकी और कितनी जमीन रशियन कंट्रोल में चली जाती जा रही है। मुझको लगता है निप्रोपेट्रोवस्क को लेकर ये जो दावा है सर, ये उसी तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यूक्रेन पर डालने की कोशिश है रशिया की तरफ से। नहीं देखिए, अब तो सारा चीज डिपेंड करेगा बैटलफील्ड के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि अलास्का से कुछ नहीं निकलने वाला, ये तो रशिया ने डिसाइड कर लिया है। जो 80% है, जो हम खास करके डोनेट्स्क की बात करते हैं, डॉनबास का इलाका, उसमें उन्होंने 10% 2 दिन के अंदर जोड़ा है। जो आप जहां की बात कर रहे हैं पैक्रोवस्क है, उसके यहाँ में कर्माटोरस है, सेल्वेनास्क है। तो सेल्वेनास्क की जो बात करें उसमें तो जा रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड पे उन्होंने मारा है, और 5 उन्होंने जीबीओ बम डाला है। सबसे बड़ा उनका गैरिजन था और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जैपोरोजिया के अंदर में भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात हो रही है जिसको उन्होंने लिया है। तो जैपोरोजिया में उन्होंने 2 बात कही थी कि खास करके ट्रंप को, कि 2 चीज हम छोड़ सकते हैं जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। एक जैपोरोजिया में जहां है हम ठीक है, वी कैन फ्री, वी कैन ऑल्सो वो खैरसोन में जहां हम पहुंचे, मगर अब वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने धोखा दिया है। हम तो ओडेसा के लिए देखिए 4 जगह उन्होंने बैठा रखी है अपनी नेवल फोर्सेस को, और उन्होंने पूरे अपने 300 परमाणु बम्स उन्होंने अपने सैलोज में तैयार कर दिए हैं। उसके अलावा 12 सबमरीन लगा दिए हैं जिसके अंदर परमाणु है। तो देखिए ये पूरा का पूरा है एब्सोल्युटली जो भी है यूरोप के अंदर में, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप से उनको थ्रेट आ रही है। ये तो देखिए हम मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं इसको। तो सर ये बताइए कि क्या ये वाकई अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को किसी भी समय लांघ सकता है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये खबर देखिए, रूस यूक्रेन की सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी है। यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने रूस के 2 एटमी प्लांट पर अटैक कर दिए संकेत। ज़ैपोरिज़िया, कुर्स्क एटमी प्लांट से रेडिएशन लीक की आशंका। वहीं रूस के आक्रामक तेवर से कीव में कोहराम। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से मदद की गुहार लगाई है। रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोकने का नेटो का ब्लूप्रिंट तैयार है। यहां पर देखिए कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया, क्या कभी भी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन इस पूरी पिक्चर में आने की नौबत आ सकती है क्या? आप किसी भी वक्त पांडे सर, आपको ये डर लग रहा है क्या? देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में, तो निश्चित रूप से अगर ये सीमा रेखा रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो निश्चित रूप से ये बताइए, मान लीजिए कि ये एक मिस कैलकुलेशन हुआ कहीं पे और ये हो गया, तो क्या फिर परमाणु हथियार फॉर्मली भी क्या प्ले में आ जाएंगे? लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत किस लिए, आप उद्देश्य क्या है परमाणु हथियारों को यूज करने? कहते हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्स हैं, दे आर नो मोर वॉर वेपन्स, दे आर वेपन्स फॉर डेमोक्रेसी, डेटरेंस एज वेल एज डिप्लोमेसी। सॉरी, मैं डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ, डिप्लोमेसी। तो अब वो केवल बातचीत के लिए दायरे पे है। न्यूक से आप क्या हासिल करेंगे? बगैर न्यूक चलाए न्यूक वाला खौफ करना है तो आप कहीं के परमाणु संयंत्र को टारगेट कर दीजिए या उसके आसपास बम पटक दीजिए, वो वाला खौफ आपका। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों ही पक्ष, मैं दोनों पक्ष इसलिए कहूंगा कि रशिया और यूक्रेन और उनके साथी ये न्यूक्लियर आर्म की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका क्या फल होगा। की तरफ न जाएं, लेकिन परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरे वाले पर मेंटल प्रेशर डालने के लिए हो जाए, और क्या यहीं से कुछ फिर वो एस्केलेशन की तरफ बात जा सकती है कैप्टन शाह? देखिए, मेरा मानना बहुत क्लियर है। रशिया ने ये ऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया कि उनके बड़े टोले में जो बड़ा भाई था उसके छोटे भाई के बीच में बंटवारा हुआ था और वहां पे आट आने लगी छोटे टोलों के लोगों की, सो कॉल्ड। और इसके लिए ये जमीर की लड़ाई है। ये जो उसने रशियन भाषी क्षेत्र को लिया या क्रीमिया को लिया, ये वहां पर अपनी बातें करके हमें मानना पड़ेगा। 3 साल को ये बताइए, परमाणु नौबत, न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज वाली नौबत आ सकती है क्या एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों को? अगर ज़ैपोरिज़िया में हुआ था ये पहले, और रशिया में पहले भी हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर घात लगा के देखते रहती है, और ये भी सावधान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग अटैक करेंगे। प्लस कई सारे स्टेप्स और कई सारे सिक्योरिटी के लेयर्स होते हैं जो एटॉमिक रिएक्टर्स में होते हैं, और उनको मानते हुए मैं मानता हूं कि ये क्रेडिबल डिटरेंस, पोस्चरिंग, मसल फ्लेक्सिंग के अलावा ये ज्यादा कुछ नहीं होता। और आपने देख लिया इजराइल और ईरान के वॉर के उसमें भी सब कुछ निकल गया, यूरेनियम बॉम्ब भी गिरा दिए गए, सारी बातें मान ली भी गई। ट्रंप ने अपना ट्रम्पेट बजा दिया, पोस्चरिंग दिखा के एक बड़ा B-20 का जो पावर फैक्टर। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब ये असल में वहां फोर्डो पर आप देखना, आप जब वहां बॉम्ब मारे गए थे तो लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है यहां रेडिएशन लीक करे। अगर उस जगह जहां पर वाकई रखे हुए थे न्यूक्स लगभग बने हुए, वहां पर अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो यहां कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा सुरक्षा और एहतियात बरती जा रही है। लेकिन ये कभी भी इसको फुल प्रूफ तो कोई नहीं कह सकता।
अगली खबर देखिए, द गार्डियन के दावे से यूक्रेन में हड़कंप, जेलेंस्की को लेकर लंदन में साइलेंट कैंपेन। मकसद है जेलेंस्की को यूक्रेनी राष्ट्रपति पद से हटाना। मार्च में ट्रंप और जेलेंस्की में हुई थी बहस। व्हाइट हाउस में बहस की शुरुआत जेडी वांस ने की थी। बहस के बाद जेडी वांस ने किया था लंदन फोन। जेलेंस्की के विरोधी को राष्ट्रपति बनाने का प्लान था क्या इस दौरान? असल में जेलेंस्की के लिए ये वॉर एक तरीके से कवच भी बना हुआ है। अगर ये वॉर हटा तो वो कुर्सी से भी हटेंगे और न जाने उसके बाद फिर उनका जीवन भी कहीं ऐसा ना हो कि संकट में आ जाए। ये बात जेलेंस्की समझते हैं। लेकिन क्या इस